बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू की पहली मैराथन क्लास ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा चुकी है। सेकेंड मैराथन क्लास में भी हम उर्दू के कुछ चुनिंदा सवालात हल करने वाले हैं। ये दोनों मैराथन क्लास इंशाअल्लाह आपको सीटेट उर्दू में 30 में से 30 नंबर दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो आप हमारी इस क्लास को और जो पहले वाली क्लास है उनको ज़रूर देखिए। पहली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। दोनों क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक उस्ताद है और ये सानवी सतह के बच्चों को, सेकेंडरी लेवल के बच्चों को एक टेक्स्ट मतन यानी कि पैसेज या कहानी देता है और उनसे कहता है कि मतन में मज़कूरा ख़यालात व अफ़कार पर और मानी व मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ता नज़र से बात करें। यानी कि पैसेज में जो आइडिया डिस्कस हुआ है उसकी मीनिंग पे आप जस्टिफाइड पॉइंट से आप डिस्कशन करें। यानी कि पैसेज में जो गद्यांश में बात जो की गई है उस पर आप चर्चा करें। तो इस तरह से अगर टीचर करवा रहा है तो बच्चों में वो किस चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। तो चूँकि इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ता नज़र से बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो इससे बच्चों में तनकीदी ख़्वानदगी की महारत यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी स्किल बढ़ेगी। यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में जो ऑप्शन है इनका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, बिक्स है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम लोग उर्दू में बुनियादी तरसीली महारत कहते हैं। यानी मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से ज़बान के इस्तेमाल करने की सलाहियत बिक्स होती है। दूसरा है कल्प यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तीसरा है LAC। LAC क्या होता है? जिसको हम लोग लैंग्वेज एकराज़िक करिकुलम कहते हैं। जब हम ज़बान की क्लास में साइंस, सोशल साइंस या फिर किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसे दरसियात से परे निसाब यानी कि लैंग्वेज एकराज़िक करिकुलम कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है LAD। LAD क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका जो कंसेप्ट है वो नोम चॉम्स्की ने दिया था। उनके मुताबिक बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। अब हम आते हैं सवाल पे। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में एक सरगर्मी का, एक गतिविधि का, एक्टिविटी का एहतमाम करती है। तलबा को एक दायरे में बैठने को कहती है, एक सर्कल में बच्चों को बैठा देती है और वो कहानी शुरू करती है। तो कहानी का पहला हिस्सा ही सिर्फ वो बोलती है और बाकी के हिस्से बच्चों को बोलने के लिए कहती है। जैसे एक बार का जिक्र है कि राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक बहादुर लड़की रहती थी। ये बच्चे ने ये टीचर ने बोला और बताया कि उसका नाम रिया था। अब दायरे में जो बाकी बच्चे हैं वो एक एक करके जुमला बोलते हैं और कहानी को पूरा करते हैं। तो ये किसकी सरगर्मी है? जैसे राजस्थान में एक बहादुर लड़की रहती थी। दूसरे बच्चे ने बोला वो बहुत गरीब थी, उसका घर स्कूल से बहुत दूर था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। वो मेहनत करके रोज़ाना स्कूल जाती थी और इस तरह से उसने खूब मेहनत की और उसने UPSC का इम्तिहान पास किया और वो कलेक्टर बन गई। इस तरह से बच्चे एक एक सेंटेंस बोल के कहानी को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी कहलाएगी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि कल्प कहलाएगी। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करने की जो सलाहियत होती है वो बिक्स होती है, लेकिन कल्प जो होगी एक एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। जैसे यहाँ पे टीचर ने एक बोला सेंटेंस, बाकी सेंटेंस बच्चे बोल के कहानी को पूरा कर रहे हैं। तो ये कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। चलिए तीसरे सवाल में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक टीचर अपने क्लास में दर्ज झेल सरगर्मी करती है। सरगर्मी क्या है?
एक छोटे से एक मतन को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर देती है, पैसेज को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है और हर टुकड़े को बच्चों के एक ग्रुप में दिया जाता है, यानी कि जो टुकड़े बांटे गए हैं पैसेज के वो बच्चों के ग्रुप में दे दिए जाते हैं और हर बच्चा एक एक टुकड़ा पढ़ता है और इमला करवाता है, यानी कि आलेख लिखवाता है और इस तरह से एक एक जुमले सब बोल करके पूरे पैसेज को सही कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, तो इसको हम म्यूचुअल डिक्टेशन यानी कि बाहमी इमला कहेंगे। ठीक है, एक एक बच्चा एक एक सेंटेंस को बोल रहा है, यानी कि आपस में मिल के पूरे पैसेज को वो मुकम्मल कर ले रहे हैं, तो ये म्यूचुअल डिक्टेशन बाहमी इमला है। क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज झेल में से कौन इशारती ज़बान के बारे में सही नहीं है? जो पॉइंट नेगेटिव है उसे हमें पता करना है। पहला है इशारती ज़बान की बहुत सी किस्में होती हैं, सही बात है। इशारती ज़बान फितरी होती है, ये बात भी सही है। इशारती ज़बान के भी कवायद होते हैं और इशारती ज़बान के कवायद नहीं होते, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। तो अगर ये कहा जाए कि सिग्नल लैंग्वेज का ग्रामर नहीं होता है तो ये बात गलत है, क्योंकि इशारती ज़बान के भी कवायद होते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 लैंग्वेज फार्मूला के ज़िम्न में कौन सा दुरुस्त है? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी का एक ज़बानी तरीका है, यानी हिंदुस्तान में जो लसानी पॉलिसी हमारी है वो कैसी है, 3 लैंग्वेज फार्मूला की है। उसमें हमारी पहली ज़बान हमारी इलाकाई ज़बान होती है, दूसरी ज़बान हिंदी या अंग्रेज़ी होती है और तीसरी ज़बान हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा कोई और एक होती है। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है और इसका मकसद ये है कि मादरी ज़बान पे मबनी कसीर लसानियात को बढ़ावा दे, यानी कि पहले मादरी ज़बान बच्चों को सिखाई जाए और उसकी मदद से मज़ीद ज़बानें सिखा दी जाए। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के ज़िम्न में कौन दुरुस्त है? तो जो हमारी मादरी ज़बान या फिर हमारी जो घर की ज़बान होगी या फिर जो हमारी इलाकाई ज़बान यानी कि रीजनल लैंग्वेज होगी वो हमारी पहली ज़बान होगी। यही बात ही सही है, अंग्रेज़ी को पहली ज़बान के तौर पे नहीं, ना ही हिंदी को पहली ज़बान के तौर पे इसमें माना जाता है। जो हमारी रीजनल लैंग्वेज या जो हमारी मादरी ज़बान होती है उसे हम पहली ज़बान के तौर पे 3 लैंग्वेज फार्मूला में रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि एक टीचर है और तलबा से एक ट्रे में रखी हुई रेत पर उंगलियों से अल्फ़ाबेट लिखने के लिए कह रहा है। तो इस सरगर्मी का मकसद क्या है? देखिए, जब हम अपने जिस्म के छोटे आज़ा उंगलियों से किसी काम को करते हैं, जैसे लिखते हैं, मोती पिरोते हैं, तस्वीरों में रंग भरते हैं, तो हम अपने जिस्म के छोटे आज़ा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको हम फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल की हम मिसाल कहते हैं। तो यहाँ पे रेत पर उंगलियों से हुरूफ़ तहज्जी बनाया जा रहा है। तो ऐसा करके बच्चों के फ़ाइन मोटर स्किल को, बेहतरीन हर की महारत या लतीफ़ हर की महारत को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। लिखना क्या है? लिखना भी फ़ाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल है। जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है उसका फ़ाइन मोटर स्किल खराब होता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक उस्ताद अपनी क्लास में ज़बान से भरपूर माहौल बनाना चाहती है, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर बनाना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? ज़बान की क्लास में लैब कायम करना चाहिए, वालिदैन को ज़बानी खेल और सरगर्मियाँ यानी लैंग्वेज के गेम खरीदने चाहिए? जी नहीं। ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चों को ज़बान से रूबरू होने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। जब बच्चों को लैंग्वेज से इंटरेक्ट करने का, समाजी तामुल और अंतःक्रिया करने का मौका मिलेगा, तभी क्लास में भरपूर माहौल, ज़बान से भरपूर माहौल या रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर बनेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डैश यानी कौन सा ऐसी तदरीस है जिसमें एक उस्ताद और कुछ तलबा एक तावनी ग्रुप बनाते हैं और मतन के हवाले से मवाद पर अहम मुकालमे यानी कि डायलॉग डिलीवर करते हैं। यहाँ पे बच्चे ग्रुप बना रहे हैं और फिर पैसेज से रिलेटेड डायलॉग बोल रहे हैं।
तो इसे हम बाहमी तदरीस कहेंगे। देखिए स्कैफोल्डिंग नहीं कहेंगे। स्कैफोल्डिंग इसका जो कंसेप्ट है वो लेव वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की ने ये कहा कि अगर बच्चे किसी काम को खुद से नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ा या टीचर या तजर्बाकार फ़र्द MKO जब बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देता है, आर्जी मदद देता है और बच्चे के काम कर लेने के बाद उस मदद को हटा लेता है, तो ये स्कैफोल्डिंग होता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, शुरुआत में वो साइकिल नहीं चला पा रहा है खुद से, तो बड़ा भाई पीछे से साइकिल को पकड़ लेता है। जब वो कंट्रोल में आ जाता है तो पीछे से साइकिल छोड़ दी जाती है। तो ये स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। मचान बंदी या फिर तावनी मफरूसा के नाम से उर्दू में कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ये होती है टेम्परेरी हेल्प जो बच्चों को ज़रूरत पड़ने पे दी जाती है, जिसको वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तावनी ग्रुप बनाया जा रहा है और मतन के हवाले से उस पर डिस्कशन किया जा रहा है, तो ग्रुप में पढ़ा जा रहा है, यानी कि बाहमी तदरीस यहाँ पे हो रही है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, वाइगोस्की की बात आ गई तो एक पॉइंट में बता दूं, SCL याद रखिएगा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीज़ों पे वाइगोस्की ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चे किसी काम को करते हुए खुद से बातचीत करते हैं, और जब बच्चे खुद से बातचीत करते हैं तो वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे अपने ख़यालात को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर बच्चे खुद से बातचीत करें तो प्याजे उसको ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, जबकि वाइगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बैन लिसानी शनाख्त क्या है? बैन लिसानी इंट्रा लैंग्वेजिंग इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। इंट्रा लैंग्वेजिंग अवेयरनेस क्या होती है? तो आमोज़गार का फ़ैसला कि मकामी ज़बान और हदफ ज़बान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं, यानी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज या मादरी ज़बान है और जो हम ज़बान सीख रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें कामन होती हैं, ये बैन लिसानी शनाख्त कहलाती है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आमोज़गार का मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये ख़बर को पढ़ना किस तरह का मुतालिया है? एक पेपर है, उसमें आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे गौर से, यानी कि गैर मुतालिया आप करेंगे, ठीक है। गैर मुतालिया आप करेंगे। जैसे आप एक डॉक्टर हैं और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोविड-19 का जो टीका था, जो वैक्सीन थी, वो मरीज़ों के जिस्म पे किस तरह असर करती है। इस पॉइंट को आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? गौर से पढ़ेंगे, गैर मुतालिया करेंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल कई बार पूछा गया है, सेम रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन कंसेप्ट यही रहता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक टीचर है क्लासरूम में, होटल का मेन्यू कार्ड लेके आता है और बच्चों को मेन्यू कार्ड दे करके उनसे कहता है कि मेन्यू कार्ड दे के 1500 का खाना ऑर्डर करो, तो ये मेन्यू कार्ड क्या है? एक टीचर अखबार लेके आता है और उसमें किसी न्यूज को क्लासरूम में डिस्कस करता है, तो ये अखबार क्या? इस तरह के सवालात कई बार पूछे हैं, तो उसी कंसेप्ट से ये सवाल भी बना है कि एक टीचर ने तालिब इल्मों को एक काम के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया और फिर उसने मैगजीन आर्टिकल, अखबारी मज़ामीन, फिल्मी इश्तिहार, खेलों की रिपोर्ट की। आज इंडिया जीत गई, अफ्रीका हार गई, इंडिया दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है। और विराट कोहली को मिल गया मैन ऑफ द मैच अवार्ड और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिल गया। ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या करंट अफेयर का टॉपिक बता रहा हूँ, ये भी पूछा जाता है। खेलों की रिपोर्ट है, रेस्टोरेंट मेन्यू है, ठीक है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, ये सब ग्रुप में उसने बांट दिया। और फिर क्या किया, ये जो ग्रुप में बांटी गई चीजें हैं
इनको हम क्या कहेंगे? उस्ताद के जरिए इस्तेमाल करता ये जो मवाद है ये क्या कहलाएंगे? बैरूनी मवाद होंगे, इल्मी मवाद, कुदरती मवाद, या फिर मुस्तनद मतन होंगे या मुस्तनद मवाद होंगे? तो ये मुस्तनद मवाद होंगे जिनको हम लोग प्रमाणिक विषय वस्तु या फिर अंग्रेजी में ऑथेंटिक टेक्स्ट कहते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उस्ताद ने आमोजगारों से कहा कि वो कई मुख्तसर कहानियां पढ़ें और फिर उन पर ग्रुप में डिस्कशन करें। तो इसका मकसद क्या है? बहुत सारी कहानियां पढ़वा रहा है, यानी रिकमेंडेड बुक जो उसके सिलेबस की बच्चों की किताबें हैं उनके अलावा दूसरी चीजें पढ़ने के लिए कह रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका मकसद क्या? तौसीह मुतालिया को फरोग देना इसका मकसद है, या फिर ज़कीर अल्फाज को बढ़ाना, वोकैबुलरी को बढ़ाना मकसद है, या फिर हम जोलियों की यानी कि जो क्लासमेट्स हैं उनकी इस्लाह करना, या फिर बगौर मुतालिया को फरोग देना। तो जब बच्चे सिलेबस से हट के कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ नॉवेल्स या फिर अफसाने या फिर शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, तो ये होता है तौसीह मुतालिया। यानी कि अगर टीचर कई मुख्तसर कहानियां पढ़ने के लिए कह रहा है और उस पर डिस्कशन करवा रहा है तो उसका मकसद है एक्सटेंसिव रीडिंग को डेवलप करना, विस्तृत पठन का विकास करना, तौसीह मुतालिया को बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे खाली स्लेटों की तरह होते हैं और जबान सीखना इन खाली स्लेटों पे लिसानी आदात का नक्शा है। ये जो ख्याल है इसकी हिमायत कौन करता है? देखिए, अगर आपसे सीटेट में स्टेटमेंट पूछ दे कि बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं तो ये स्टेटमेंट आपका हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो 4 या 5 साल के होते हैं और 4 या 5 साल के बच्चे खाली स्लेट नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे तो खास तौर से खाली स्लेट नहीं होते हैं, मोबाइल इतने अच्छे से चला लेते हैं, इतने ज्यादा फंक्शन जानते हैं कि हम लोग भी नहीं जान रहे होंगे, और वो अपनी मादरी जबान बहुत अच्छे से सीख चुके होते हैं, मादरी जबान में वो बहुत कुछ जान रहे होते हैं। तो इसलिए बच्चों को खाली स्लेट कहना ये गलत है, ठीक है। बल्कि अगर ये लिखा हो आपसे ऑप्शन में कि बच्चे तजर्बात का खजाना लेकर आते हैं तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि बच्चे खाली स्लेटों की तरह होते हैं और जबान सीखना उन खाली स्लेटों पे लिसानी आदात का नक्शा है, ये किसका है? तो ये है स्किनर का। स्किनर कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नकल करके, अनुकरण करके, इमिटेशन से जबान सीखते हैं। याद रखिएगा, पियाजे के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और इसकी 4 स्टेजेस बताई थी। पहला स्टेज सेंसरी मोटर यानी कि हिस्सी व हरकती दौर, जिसमें बच्चे ज्ञानेंद्रियों की मदद से अपने सेंसर के जरिए चीजों को सूंघ के, छू के, टच करके, ठीक है, देख के चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो कि 0 से 2 साल होती है। उसके बाद इन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग माकबल तजर्बात का दौर कहते हैं, जिसमें बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। उसके बाद इन्होंने ठोस तजर्बात का दौर बताया, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे थोड़ा मोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हैं। और उसके बाद जो चौथा इन्होंने स्टेज बताया वो माकबल तजर्बात का दौर बताया, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की थिंकिंग बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, 11 साल से ऊपर के बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। तो ये 4 स्टेजेस बताए थे प्याजे ने, और इन्होंने ये कहा था कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद से करते हैं, नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं और ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। जबकि वाइगोस्की ने अपना सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी और 3 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया, सोसाइटी पे, कल्चर पे और लैंग्वेज पे, और ये बताया कि बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से जबान सीखते हैं। चॉम्स्की ने अपना LAD का कंसेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि बच्चों में एक ऐसी क्षमता होती है जिसकी वजह से पैदाइशी तौर से वो अपने आप जबान सीख लेते हैं, यानी कि बच्चों में जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है और उनके माइंड में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर रखा था। चलो बताओ, स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी और इसने अपना जो प्रयोग है किस पे किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जबान की क्लास में तलबा से इस मौजू पे लिखने को कहा गया। कौन सा मौजू है? आपने अपनी सालगिरह कैसे मनाई, अपना बर्थडे कैसे मनाया। इसके बाद उनसे कहा गया कि वो अपनी अपनी तहरीरों पर अपनी अपनी हम जमातों से राय लें, यानी कि एक इससे लिखवाया गया कि आपने अपना बर्थडे कैसे मनाया। इससे जब सभी बच्चों ने लिख लिया तो कहा कि अपने अपने दोस्तों से इस हिस्से को जचवाओ। तो ये जो मूल्यांकन हो रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, इसको हम मजमूई तशखीस यानी कि समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे, ग्रुप असेसमेंट कहेंगे, या फिर पीयर असेसमेंट यानी कि हमजोलियों की तशखीस कहेंगे, या फिर इसको सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन कहेंगे। तो यह हमजोलियों के जरिए मूल्यांकन सहपाठियों के द्वारा किया गया आकलन। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, दावा कि कोई भी किसी भी उम्र में जबान सीख लेता है, सीख सकता है। हालांकि छोटी उम्र में जबान सीखना आसान होता है कि नहीं होता है, बताइए। सही बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जल्दी आसानी से जबान सीख लेते हैं। दलील है कि मौका मिलने पे जबान सीखी जा सकती है। कोई भी जबान को सीखने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लड़के जाते हैं जो कि कुछ पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, लेकिन सऊदी में 2 साल रह के आते हैं तो वो अरबी बोलते हैं, ऐसी अरबी बोलते हैं कि यहाँ के मौलाना भी नहीं समझ पाए। ठीक है, इंग्लैंड चले जाएं तो इंग्लिश बोलने लगती है, यानी कि उनको मौका मिला, उन्होंने जबान सीख ली। तो दलील भी सही है, दावा और दलील दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मखसूस मफूजात, दर्जात, कोर्स या प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा को हासिल होने वाली मुतवक्के मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले बयानात क्या होते हैं। यानी कि कोई आपने कोर्स या फिर कोई असाइनमेंट बनाया, कोई प्रोग्राम आपने किया और उसमें आपको कुछ सीखने को मिला, तो सीखने के उस स्तर को हम क्या कहते हैं? आमोजसी माहसल यानी लर्निंग आउटकम कहेंगे, आमोजसी अंदाज यानी लर्निंग वेज कहेंगे, आमोजसी लेवल यानी कि लर्निंग, आमोजसी सतह यानी कि लर्निंग लेवल कहेंगे, या फिर आमोजसी नाअहलियत कहेंगे। तो कोई भी कोर्स करने के बाद जो आप उससे हासिल करते हैं वो होता है आमोजसी माहसल यानी कि लर्निंग आउटकम, यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक उस्ताद तलबा को आमोजी सरगर्मियों के जरिए लिखी और बोली जाने वाली जबान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका दे रहा है, तो वो किस पे जोर दे रहा है? देखो क्या कर रहा है, आमोजी सरगर्मियों के जरिए लिखी और बोली जाने वाली जबान के साथ तहरीर और सीखने का मौका दे रहा है, तो वो काम पर मबनी जबान की तदरीस पे वो फोकस कर रहा है, यानी एक्टिविटी बेस्ड वो टीचिंग कर रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दर्जा अव्वल का उस्ताद है, तलबा के साथ खेलता है, उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और इसी तरह की 2-3 सरगर्मियां करने के लिए कहता है, तो वो किसको फरोग दे रहा है? कुल हरकी महारत यानी कि ग्रास मोटर स्किल को, लतीफ हरकी महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल को, कुल जिस्मानी रद्द अमल यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को, या फिर जिस्मानी तालीम की सरगर्मी को। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए सीटेट ने सबको कॉमन नंबर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं। देखिए, जब आप अपने जिस्म के ज्यादातर हिस्से को हरकत करते हुए किसी काम को करते हैं तो वो मिसाल होती है ग्रास मोटर स्किल की। जैसे आप पेड़ पे चढ़ेंगे, दौड़ेंगे तो आपके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा हरकत करेगा, तो वो होगा ग्रास मोटर स्किल, और सवाल में भी यही कुछ हो रहा है, तो ये ग्रास मोटर स्किल हो गया। लेकिन आप बॉडीली एक्टिविटी करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये भी आपका होगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड। तो इसलिए इसका सीटेट ने दोनों ऑप्शन सही माना था। तो यहाँ पे कुल हरकी महारत भी सही हो जाएगा और कुल जिस्मानी रद्द अमल भी सही हो जाएगा। और लतीफ हरकी महारत क्या होता है? जब अपने जिस्म के छोटे हिस्से जैसे उंगलियों का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाते, जैसे आपने
ड्राइंग बना दी, आपने कुछ लिख दिया, और मोतियां जो माला होती है, तस्बीह मान लीजिए, तस्बीह आपने बना दी। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी फाइन मोटर स्किल की मिसाल होगी। ठीक है, फाइन मोटर स्किल के एग्जाम को ट्रांसलेट किया है इन्होंने लतीफ हर की महारत से। कभी कभी उम्दा हर की महारत के नाम से भी इसका ट्रांसलेशन हो जाता है सीटेट में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन गलत नहीं है, क्योंकि टीचर ही वो क्या कर रहा है, बच्चों के साथ खेलते हुए उनको पढ़ा रहा है। तो टीचर फिजिकली एक्टिव भी है और बच्चों को कुछ चीज सिखा भी रहा है। तो इस तरह से कुल जिस्मानी रद्द अमल भी सही होना चाहिए, लेकिन ज्यादा मुनासिब ज्यादा मुनासिब ग्रास मोटर स्किल यानी कि कुल हर की महारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आवाज निकालने के लिए जबान और होठ के बाहमी ताउन को मुतासिर करने वाला जो हरकी नक्श है वो क्या कहलाता है। यानी कि आप बोल रहे हैं लेकिन आप सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिप्रेक्सिया कहेंगे। यानी कि जबान और होठ में बाहमी ताउन और तवाजुन नहीं बन रहा है, तो ये डिप्रेक्सिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आप जितना छोटा होंगे उतनी ही दूसरी जबान सीखना आसान होगा। ये बात क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगर असासी मराहिल में कोई चीज सीखी जाती है तो सही तलफ्फुज की सलाहियत को फरोग देना आसान हो जाता है। शुरू में अगर आप सीख लेंगे तो उसको आप अच्छे से, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप अच्छे से करना सीख जाएंगे। दलील में ये बात है तो ये भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गई। दावा और दलील फिर से दी गई है कि ताउनी तदरीस बोले तो रेमेडियल टीचिंग, जिसको इस्लाही तदरीस के नाम से भी पूछता है। ठीक है, तो ताउनी तदरीस एक ऐसा अमल है, एक मुनज़्ज़म अमल है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि उस्ताद पहले तलबा के मसाइल की तशख़ीस करता है, पहले बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करता है और फिर मुनासिब तरीके कार अख्तियार करता है। यानी कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करके प्रॉब्लम क्या है पता लगा लेता है, फिर उसको दूर करने के लिए पढ़ाता है। तो ये दावा में बात कही गई है। दलील है कि एक उस्ताद को तावनी तरीक़ेकार के इतलाक से पहले, यानी कि रेमेडियल टीचिंग को अप्लाई करने से पहले तलबा की खूबियों और कमियों से बखूबी वाकिफ होना चाहिए। जब तक आप बच्चों की कमियों के बारे में नहीं जानेंगे, सक्सेसफुल रेमेडियल टीचिंग नहीं कर पाएंगे। ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गई, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरी जमात का नोटबुक देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती हैं और वो महसूस करता है। किसी बच्चे की किताब किसी बच्चे की कॉपी एक टीचर ने देखी, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो वो क्या महसूस करेगा, एक टीचर क्या महसूस करेगा? बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से कर रहे हैं, क्या गलतियां बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि वो लापरवाह हैं? तो याद रखिएगा, सीटेट में कहीं पे भी आप बच्चों की गलती नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। बच्चे गलतियां करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिलती, यानी कि मन भर कूट दो तो गलती नहीं करेंगे, जैसे हमारे बचपन में होता। तो ये भी नेगेटिव है। बच्चों की गलतियां फितरी हैं, स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं और उनकी आमोजिश का इशारियां उनकी लर्निंग का संकेतक हैं, यानी कि उनकी लर्निंग का इंडिकेटर हैं। जो गलतियां होती हैं वो बच्चों को सीखने का मौका देती हैं, गलतियां बच्चों को बसीरत देती हैं, गलतियां टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक देती हैं। या फिर उस्ताद की हैसियत से इस तरह की गलतियों को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि आमोजिश में इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो गलतियां भी अहम होती हैं, गलतियां बच्चों की लर्निंग को एक दिशा देती हैं। तो ये कहा जाए कि गलती की कोई अहमियत नहीं, तो ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव होगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि बच्चों की गलतियां फितरी होती है, नेचुरल होती हैं और ये उनकी आमोजिश का इशारिया होती है। बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े करेंगे? तो इसलिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ सामाजिक तामुल के जरिए सीखते हैं। वाइगोस्की की जो थ्योरी है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें क्या लिखा है कि सोशल इंटरेक्शन करके बच्चे सीखते हैं। समाज, कल्चर और भाषा, इन 3 चीजों पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि बच्चे हमजोलियों के साथ तामुल करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं तो सीखते हैं। तो एज ए लैंग्वेज टीचर आपको चाहिए कि क्या करना चाहिए। जब बच्चे इंटरेक्शन से ही सीखते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने सबक का मंसूबा प्लानिंग इस तरह बनाएंगे कि अकेले बैठकर बच्चे काम करें। जब बच्चे हमजोलियों से ग्रुप में रह के तामुल करके सीखते हैं तो हम अकेले बैठ के काम करने वाला और बातचीत और तामुल से परहेज करने वाला मंसूबा क्यों बनाएंगे, निगेटिव है। तामुल से बचने, यहाँ तामुल से बच्चे सीख रहे हैं, तामुल से बचने की बात कही जा रही है, गलत हो गया। तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बना जिसमें खेल कूद और बहस मुबाहिसा शामिल न हो, बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। क्लास में नज्मो नस्क बनाए रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम, सजा वगैरह देने का नज्म। देखिए आप ये जो बा या अभी पेड़ रहा है ये नहीं दे सकते, इनाम या सजा नहीं दे सकते हैं। वाइगोस्की के मुताबिक ग्रुप और दो के जोड़ों में काम करने का नज्म करना चाहिए, सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में रहेंगे तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तामुल करेंगे और सीखेंगे। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुपों में किया जा सके। क्यों? ग्रुप में होने वाला काम टीचर को क्यों देना चाहिए? तलबा साथ में मिलकर जल्द काम खत्म करेंगे या फिर उस्ताद के काम को कम कर देंगे, क्योंकि इनफरादी तवज्जो यानी कि इंडिविजुअली अटेंशन ग्रुप मुशाहिदे से, ग्रुप को देखने से क्या है, मुश्किल है। या फिर इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं, या फिर ये तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एज ए टीचर हमें बच्चों को ग्रुप या जोड़े में इसलिए काम देना चाहिए क्योंकि जब बच्चे ग्रुप या जोड़े में रहेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, तामुन करेंगे और उनका भाषाई विकास होगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वीं जमात 5वीं क्लास का उस्ताद अपने, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 5वीं जमात का उस्ताद अपने स्टूडेंट से कहता है कि अपनी ड्राइंग, नज़में, कहानियां, वर्कशीट तैयार करदा दूसरे मवाद को मखसूस फोल्डर में रखे। तो ये जो फोल्डर बच्चा बना के अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीजें उसमें जमा कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पोर्टफोलियो कहेंगे। प्राइमरी लेवल पे बच्चों का अंदाजा कद्र करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो पोर्टफोलियो ही है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है कि नहीं होता है? पहले तो अपनी मादरी जबान सीख चुके होते हैं, 5 साल के होते हैं तो हाय हेलो करना भी वो जानते हैं इंग्लिश में, सीरियल देख के बहुत सारे हिंदी भी सीख चुके होते हैं। तो एक से ज्यादा जबानों का इल्म उनके पास होता है। तो एक से ज्यादा जबानों का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होता है। किस चीज में मददगार होता है? एक से ज्यादा जबानों का इल्म आसानी से दूसरे मज़ामीन और नया मज़ामीन सीखने में, या फिर मुल्क के मुतनव्वि सकाफत यानी कि जो हमारे मुल्क की वेरिएशन है, वेराइटी है, उसके कल्चर को समझने में हमें मदद मिलती है, या फिर हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने में मदद मिलती है, या फिर ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए इन जबानों के रस्मुल खत सीखने में हमें मदद मिलती है। तो एक से ज्यादा जबानों का जानना हमारे लिए मददगार होता है, क्योंकि एक से ज्यादा जबानों की जानकारी से हम दूसरी जबान या फिर नया मजमून आसानी से सीख सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जिनको व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए और हमारा नंबर मांग रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ 7275549890 पे आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम सैंपल देंगे, आप हमारा नोट्स ले सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द जंगल बुक का मरकजी किरदार मोगली की परवरिश आम इंसानों से अलायदगी अख्तियार करके की गई, उसके साथ जबान का मसला दरपेश आया। यानी कि वो जंगल में ही जाके रह रहा था भेड़ियों के साथ, तो भेड़ियों के जैसा ही वो अमल करने लगा था, वो मांस खाने लगा, वो गुर्राने लगा, ठीक है, करके वो बोलने लगा। तो उसके साथ लैंग्वेज सीखने में दिक्कत उसे आई, जबान का मसला दरपेश आया। तो इस अमल से जबान के फरोग के किस पहलू की तायद होती है? क्या उसे सही वक्त पर जबान का खातिर खा माहौल दस्तयाब नहीं हुआ इसलिए उसके साथ जबान का मसला पेश आया है, या फिर बच्चे में कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, हयातियाती मसाइल उसमें थे, या फिर बच्चा बोलने की सलाहियत के साथ पैदा ही नहीं हुआ था, बच्चा गूंगा पैदा हुआ था, या फिर उसे इंसानों के बजाय जानवरों की जबानों से प्यार था। मोगली के बारे में तो सुना होगा ना आपने, द जंगल बुक एक फिल्म भी है। उसमें क्या होता है कि एक कपल जाता है जंगल में शिकार करने, उसका छोटा बेटा रहता है, किसी वजह से जंगल में छूट जाता है, तो उसको भेड़िए वगैरह पाल लेते हैं, तो वो बोलता नहीं है, भेड़ियों की तरह ऐसे चार पैरों पे वो चलता है और वो बोल नहीं पाता है। तो वो क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसे माहौल नहीं मिला था, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर नहीं मिला, समृद्ध भाषिक वातावरण नहीं मिला, जबान का खातिर खा माहौल उसे दस्तयाब नहीं था, इसलिए उसको जबान का मसला दरपेश आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तालीम की असली पॉलिसियां यानी कि जो कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ लैंग्वेज वो एजुकेशन है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये कौन सी महारतों को फरोग देने की तजवीज करता है? यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में तनकीदी सोच को डेवलप करने की बात कही गई है, याद करने की, इम्तिहानात के लिए तैयारी करने की, या फिर रटने की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तनकीदी सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे जोर देने की बात कही गई है, साथ ही साथ मादरी जबान में तालीम देने को, और साथ ही साथ आपका जो कसीर लिसानियात है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको डेवलप करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है कि तालिबे इल्म के आमोजिश में आसानी के लिए उस्ताद को कैसी सरगर्मियां करानी चाहिए? यानी कि आप एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को इजी करने के लिए क्या करेंगे? जो बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से मुताल्लिक हो वैसी एक्टिविटी कराएंगे, या फिर जो दरसी किताब पे मबनी होगी वो, या फिर जिसमें गैर फ़आल समाअत हो, यानी कि जिसमें इनएक्टिव लिसनिंग हो, या फिर जो मुश्किल से आसान की तरफ हो। तो एज ए टीचर अगर हम चाहते हैं कि अब हमारे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो इजी हो, तो हम बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से मुताल्लिक एक्टिविटीज कराएंगे, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि क्रिकेट पर क्लास रूम में होने वाली बहस में एक उस्ताद लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा मौके दे रहा है, ऐसा वो कर रहा है, तो वो क्या है? लड़कियों से कह रहा है कि तुम क्रिकेट मत खेलो, तुम होम साइंस पढ़ो। क्लासरूम में टीचर कह रहा है कि लड़के मैथ में तेज होते हैं, लड़कियां बायोलॉजी में तेज होती हैं। टीचर कह रहा है कि लड़कियां जो होती हैं वो डॉल से, खिलौनों से खेलती हैं, और लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़कों से कह रहा है कि क्या लड़कियों की तरह बात करते हो, क्या लड़कियों जैसे रोते हो। तो ये सभी चीजें क्या हैं? सिनफी तअस्सुब हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप और जेंडर बायस हैं। यानी कि अगर टीचर ऐसा कर रहा है क्लासरूम में, तो वो सिनफी तअस्सुब पर अमल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है, जैसा कि आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस माहिर नफ्सियात ने ये नजरिया वज़ा किया है जिसमें बच्चे की जबान की नशोनुमा में तामुल को सबसे अहम कहा जाता है? देखो, अगर आप इंटरेक्शन की बात करें, अंतःक्रिया की, समाजी तामुल की बात करें, तो समाजी तामुल का जो नजरिया है वो लेव वाइगोस्की ने दिया था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लेव वाइगोस्की ने ये नजरिया वज़ा किया जिसमें बच्चे की जबान की नशोनुमा में 3 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पे, ठीक है ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि मैराथन क्लास है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, जो तिफल मरकूज तालीम यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है, वो किस पे जोर देती है? मेयारी निसाब यानी कि स्टैंडर्ड करिकुलम पे, सजा और जजा पे, इनफरादी इख्तिलाफात यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, या फिर उस्ताद को साहिब अख्तियार यानी कि उस्ताद जो होगा वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो टीचर होता है उस वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, बच्चे के इनफरादी इख्तिलाफात जो होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उन पे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पीडीएफ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों की सुनने की महारत की नशोनुमा को फरोग दे सकती है। कैसे? एज ए टीचर आप बच्चों की लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे? खास सुनने की सरगर्मियों को रोजमर्रा के मामूल से, यानी कि जो लिसनिंग एक्टिविटीज है उनको डेली लाइफ से जोड़ के तलबा से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली पढ़ाते हुए पूछेंगे और उन्होंने जो सुना उन्हें बताएंगे, या फिर तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेगी, या फिर तलबा को बार बार ये याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं उस पर गौर करें। तो हम बच्चों की लिसनिंग स्किल को, खास सुनने की सरगर्मियों को रोजमर्रा के मामूल से जोड़ के बढ़ा सकते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपको पढ़ के ऑप्शन को सही चूज करना है। पहला है कि अंदाज़े कद्र का मकसद बच्चों की हिमाजत नशोनुमा को मुसलसल रफ्तार देना है, यानी कि जो इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है, इसका मकसद ये होता है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें, यानी कि हिमाजत नशोनुमा बढ़ाएं। ठीक है। दूसरा बयान है कि अंदाजे कद्र को तदरीसी आमोजसी अमल का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जो आपका इवेल्युएशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है कि अंदाजे कद्र का बुनियादी मकसद मुआवजना है, ए को बी से कंपेयर करना। क्या ये अंदाजे कद्र इवेल्युएशन का मकसद है? जी नहीं। तो हमारा जो पहला बयान है सही हो गया, दूसरा बयान भी सही हो गया, तीसरा बयान गलत हो गया, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा हमारा जवाब होगा। एक तमिल नौजवान लड़के को नौकरी मिलती है कनाडा में, और वहां वो एक ऐसे मोहल्ले में रहने लगता है जहां ज्यादातर लोग पंजाबी में बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में आप लोगों को कराया था, ठीक है, उसका तर्जुमा है उर्दू में। तो तमिल नौजवान लड़के को कनाडा में नौकरी मिली, ऐसे मोहल्ले में रहने लगा जहां ज्यादातर लोग पंजाबी में बात करते हैं। उनके साथ रहने से लड़का भी चंद दिनों में ही पंजाबी में बात करने लगता है। तो इसलिए उसके लिए ये जो पंजाबी जबान थी बिल्कुल नई थी, लेकिन चूंकि पंजाबी फैमिली के साथ या पंजाबी सोसाइटी में रहता है, वो धीरे धीरे पंजाबी में बातचीत करने लगा। तो ये जो बच्चा पंजाबी में बात कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? जबान की आमोज़ी, हसूलियाबी, मुंतकली या फिर जबान की तरबियत। तो इसे हम कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि जबान की हसूलियाबी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि जबान के क्लासरूम में आमोजगारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके लर्नर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, तो आप सीखने वालों की गलतियों को उजागर करेंगे, या सीखने के लिए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, मियारी ढांचे का इस्तेमाल करेंगे, या फिर बातचीत के लिए मौजू हालात पैदा करेंगे? तो जी हाँ, जबान की क्लास में हमें रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर, समृद्ध भाषिक वातावरण प्रोवाइड करना चाहिए। बातचीत के लिए मौजू हालात बच्चों को दस्तयाब कराना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला है कि अगर मौका और माहौल दिया जाए तो तमाम बच्चे मुतअद्दिद ज़बानें सीख सकते हैं, सही है।
बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बहुत सारी जबानें सीखेंगे। क्योंकि हमको नेगेटिव फाइंड आउट करना है, इसलिए बाकी ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। पहली जबान दूसरी जबान के सीखने में मुदाखलत होती है, इंटरफेयर करती है? जी नहीं। जबान सीखने का आगाज मानी से होना चाहिए और फिर उसके शक्ल को समझने के बारे में होना चाहिए। पहली जबान दूसरी जबान सीखने में माविन होती है, तो सही बात है। पहली जबान दूसरी सीखने में माविन होती है और मानी से हमें आगाज करना चाहिए। यानी कि जो हमारा निगेटिव पॉइंट है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पहली जबान दूसरी जबान सीखने में मुदाखलत करती है, जो कि निगेटिव है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक तालिबा अपनी मादरी जबान हिंदी जानती है, जो उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है, और स्कूल में वो अंग्रेजी सीखती है। तो कौन सी जबान के हुसूल के तहत यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के तहत, और कौन सी जबान की आमोजिश के तहत आएगी? ठीक है, आमोजिश यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आमोजिश और हुसूलियाबी में फर्क आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है ना। तो बताइए, अपनी मादरी जबान और हिंदी वो घर पे सीखती है, स्कूल में अंग्रेजी सीखती है। तो बताइए कौन सा वाला बयान सही है? मादरी जबान और हिंदी जबान की हुसूलियाबी है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि घर पे सीखती है हिंदी को और मादरी जबान को, तो ये नकल करके अनुकरण करके अनकॉन्शियसली सीख रही है। और आमोजिश अंग्रेजी जबान की आमोजिश में आती है, अंग्रेजी जबान की आमोजिश में, यानी कि जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे सीख रही है, तो ये लैंग्वेज लर्निंग में आएगी। ये बात भी सही है। बाकी जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि अलिफ और बे हमारा दुरुस्त होगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक उस्तानी अपनी क्लास में मतन पर मुश्तमिल कवायद और अल्फाज की वजाहत के लिए तलबा की घरेलू जबान या मरकजी जबान का इस्तेमाल करती है। बाद में वो तर्जुमा करने में इनकी मदद करती है। उस्तानी अपने तालिब इल्मों को अंग्रेजी पढ़ाने में किस तरह अमल पैरा है? तो इसे हम कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि वो कवायद तर्जुमे के तरीके को फॉलो कर रही है। घरेलू जबान या मरकजी जबान का इस्तेमाल करती है और बाद में तर्जुमा करती है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो कर रही है। साफ नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। आप लोग मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल साफ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक कौन सा बयान दुरुस्त है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ बयानात दिए गए हैं उनके मुताबिक आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। पहला है, प्राइमरी दर्जात में मादरी जबान के इस्तेमाल की सिफारिश कर रहा है, या फिर कसीर लिसानियात के इस्तेमाल की हौसला शिकनी कर रहा है, सिर्फ अंग्रेजी जबान में तालीम हासिल करने पर जोर दे रहा है, या फिर तसव्वुरात की तफहीम पे न तवज्जो न देने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी लेवल पे हमें बच्चों की मातृभाषा में तालीम देनी है। इस बात की सिफारिश नई तालीमी पॉलिसी 2020 कर रही है, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। मिंदरजा झेल में से कौन सा नजरिया माहिर लिसानियात नोम चॉम्स्की ने पेश किया था? तो नोम चॉम्स्की ने जो नजरिया पेश किया वो क्या है? उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया और कहा कि बच्चों के माइंड में पहले से ही एक फितरी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से वो अपने आप यानी कि पैदाइशी तौर पे जबान सीखने की सलाहियत रखते हैं। तो बच्चों में जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। ये नजरिया नोम चॉम्स्की का है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल की वाइगोस्की के मुताबिक बच्चों में जबान की नशोनुमा कब होती है? लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों में कब होगा अकॉर्डिंग टू दी वाइगोस्की? तो जब वो इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करने का मतलब क्या है? बातचीत करेंगे। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। जब वो दूसरों के साथ तामुल करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तभी बच्चों में जबान की नशोनुमा होती है अकॉर्डिंग टू दी वाइगोस्की। इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों की पढ़ने की सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मियों को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? बताइए। पढ़ने की सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए कौन सी एक्टिविटी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए? पहला है, पढ़े गए मतन से अल्फाज के मानी बनाएं, या फिर
बताएं, अल्फाज के माने बताएं, या फिर वो लिबास जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में बताएं। 4-5 जुमलों में अपना तारुफ कराएं। दिखाई गई तस्वीर को 3 जुमलों में बयान करें। यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, आपको पढ़ने की सलाहियतों का अंदाजा लगाने के लिए कौन सी एक्टिविटी आप नहीं कराएंगे, तो सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग ये आप बच्चों को बताने के लिए कहेंगे, तो बच्चों की पढ़ने की सलाहियत का अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रिंट से भरपूर माहौल जबान सीखने में मदद करता है। जो रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर या फिर प्रिंट लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्लासरूम में बच्चों को ऐसा माहौल दे देता है जिसमें वो आसानी से सीख सकते हैं। तो क्लासरूम में इस किस्म के माहौल को पैदा करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? तलबा को किताबें और दीगर मुतालियाती मवाद पढ़ने के मौके देने चाहिए, या फिर तबाशुदा हैंड राइटिंग सीखने में तलबा की मदद करनी चाहिए, या फिर तलबा को हाथ की प्रिंटिंग सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर गैर मानूस तबाअत शुदा मतनी मवाद के लिए नए अल्फाज सीखने को कहा जाए। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने के लिए हमें स्टूडेंट को किताबें और दीगर मुतालियाती मवाद पढ़ने के लिए देने चाहिए। चलो बताओ, एक आमोजगार को उस्ताद की तरफ से दिए गए जबान के काम को हम जमात या बालिग की मदद से करना है। यह काम वो किसी हद तक बगैर मदद के कर सकता है और किसी हद तक बालिग या फिर ज्यादा काबिल हम जमात की मदद से कर सकता है। इन दोनों के दरमियान में भी एक फर्क पाया जाता है। इस फर्क को क्या कहते हैं? मान लीजिए एक काम है जिसे आप खुद से कर रहे हैं, एक काम ऐसा जिसे आप किसी बड़े की मदद से कर रहे हैं। इसके बीच में जो इलाका है इसको आप क्या कहेंगे? जबान के इक्तिसाब का आला कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहेंगे, या फिर डिलीजेंट स्टडी यानी कि इब्तदाई खानदगी कहेंगे, या फिर इसे ताउनी मफरूजा कहेंगे, या फिर इसे कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे कुर्ब नशोनुमा का इलाका, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निपुण भारत, निपुण का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट में लिखो। कई बार मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा एक ही बात। निपुण भारत मिशन के मुताबिक बच्चों में जो बुनियादी खानदगी और आदात शुमारी यानी कि FLN का जो टारगेट है इसको अचीव करने का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2026, 27, 24, 2030 या फिर 2050? तो FLN 2020, FLN में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग इन एंड न्यूमेरिसी। इस प्रोग्राम FLN का टारगेट रखा गया कि ग्रेड 3 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको FLN का टारगेट हासिल करना है। कब तक? पहले तो सन 2025 रखा था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके सन 2026-27 कर दिया, यानी कि सन 2026-27 तक FLN के टारगेट को अचीव करने की बात कर रहा है निपुण भारत मिशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? सबसे ऑथेंटिक टेस्ट, ऑथेंटिक मटेरियल, प्रमाणिक विषय वस्तु क्या है? तो जो क्लासरूम में तो इस्तेमाल होती है लेकिन उसको पढ़ाने के लिए ना बनाया गया हो तो उसे कहते हैं हम लोग अखबार। अखबार ये मुस्तनद मवाद होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर अगर आप लेके आ रहे हैं मुस्तनद मवाद होगा। इसी तरह आप होटल का मेन्यू कार्ड लेके आ रहे हैं वो सब मुस्तनद मवाद होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा सही हो, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो हमारा सही होगा। पर अंदाजे कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? एलिमेंट्री लेवल पे आप बच्चों का इवेल्युएशन करना चाहते हैं, कौन सा बयान स्टेट और सही है? पहला है कि हर मियाद के इख्तिताम पर अंदाजे कद्र होगा, हर सेशन के खत्म करने पे आप बच्चों का इवेल्युएशन करें, या फिर अंदाजे कद्र को रियासी अमल में होना चाहिए और रियासत को मरकजी सतह पर अंजाम देना चाहिए, या फिर अंदाजे कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, स्कूल बेस्ड होना चाहिए और इसे तदरीसी आमोजसी अमल का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इवेल्युएशन जो होना चाहिए, मूल्यांकन
तदरीसी आमोजसी अमल का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को जबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है, ये किसकी अलामत है? डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, या फिर डिस्प्रेक्सिया, या फिर डिसलेक्सिया है। तो जबान पढ़ने और समझने में अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो इसे हम डिसलेक्सिया ही कहेंगे, ठीक है ना। हमारा जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुपों में किया जा सके, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की है वो सोशल इंटरेक्शन की बात करने की बात करते हैं। तो जबान के उस्ताद को जोड़े और ग्रुपों में काम क्यों देना चाहिए? तलबा साथ मिलकर काम इसलिए, या ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे पे से मुश्किल है, या फिर इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं, या फिर ये तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करता है। तो एज ए टीचर हमें बच्चों को ग्रुप में इसलिए काम देना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ मिलके बच्चे तामुल करें, ठीक है, एक दूसरे की तामुन से बामानी काम करके एक दूसरे से सीखें। तो इस तरह के काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। तो कसीर लिसानियत के सियाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम में सबसे मौजू है? Which of the following statement is the most appropriate related to multilingualism? बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा उचित है? पहला है कि असातिज़ा को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल की जबान पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा है कि घर या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि हिंदुस्तान को यक लिसानी होना चाहिए और आमोजगारों का दाखिला उनकी ही पसंद में होना चाहिए, या फिर उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी जबान में अपने माफी ज़मीर का इजहार करें और अपने नजरियात की कदर करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हिंदुस्तानी क्लासरूम होते हैं वो मल्टीलिंगुअल होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें बच्चों की जबान को क्लासरूम में रिस्पेक्ट देना चाहिए और हौसला अफजाई उनकी करनी चाहिए कि वो अपनी जबान में क्लासरूम में कुछ कहें, यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है कि नहीं होता है? जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो लैंग्वेज लर्निंग करके आते हैं, यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा सीख के आते हैं। तो जब मातृभाषा सीख के आते हैं तो इसका मतलब कि मातृभाषा तो सीखते ही हैं, साथ साथ और भी कुछ जबानों के अल्फाज उनको आते हैं। तो ये जो बच्चों को एक से ज्यादा जबानों का इल्म है बच्चों के लिए माविन होता है। किस चीज में? आसानी से दूसरी जबान और नया मजमून सीखने में माविन होगा, या मुल्क के मुतनव्वी सकाफत और रिवायत, यानी कि जो हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं और जो परंपराएं हैं, हमारे जो कंट्री की वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैं उनको समझने में हेल्प मिलती है, या फिर हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ न रखने में, या फिर ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन जबानों के रस्मुल खत सीखने में। तो अगर आप देखें तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके पास एक से ज्यादा जबानों का इल्म होता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे स्कूल आएंगे तो अपनी पहले जो सीखी हुई जबान है उसकी मदद से दूसरी जबान और नया मजमून वो आसानी से सीख पाएंगे, यानी आसानी से दूसरी जबान और नया मजमून सीखने में उनको मदद मिलती है। क्या बात है? देखने में आप लोगों को दिक्कत या परेशानी हो रही है क्या? हम सोच रहे हैं मैराथन है तो ज्यादा आप लोगों की कमेंट वगैरह पे ध्यान न दें।
कम वक्त में ज्यादा सवालात मैं कराना चाहता हूँ। जितने भी लोग सलाम कर रहे हैं सबको वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, दिख नहीं रहा है? इरम नाज कह रही है दिख नहीं रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, हम भी अपने दूसरे वाले फोन में देख रहे हैं, एकदम साफ दिख रहा है मेरे भाई। आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और मोबाइल को ऐसे ऐसे कर लीजिए लैंडस्केप मोड में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, दिखेगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़े बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली किताब, बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्जन में से कौन दुरुस्त नहीं है? छोटे बच्चों को हम बड़े बड़े प्रिंट वाली किताबें पढ़ाते हैं ना, तो उसके यूज के बारे में कौन सही नहीं है? पहला, ये तख्लीकी और फनकाराना आमोजसी माहौल फराहम करता है और बच्चे इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं। सही बात है, ये जो बड़े बड़े प्रिंट वाली किताबें होती हैं बच्चों को क्रिएटिव बनाती हैं। यह तलबा मरकूज माहौल, चाइल्ड सेंटर्ड माहौल बनाता है, ये बात भी सही है। ये खानदगी की मश्क के साथ साथ लिसानी इक़्तिबास का सियाग भी फराहम करता है, ये भी सही है। ये कोर्स की किताबों से ज्यादा बेहतर है और जुमराबंद कार्यों से भी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दावा और दलील दिया गया है। दावा है कि मिडिल स्कूल के क्लासरूम में सिर्फ असातिज़ा को सवालात पूछने चाहिए तालिबे इल्मों को, यानी कि जब जूनियर में आप जाओ तो बच्चे क्वेश्चन करें, बच्चे क्वेश्चन ना करें, केवल टीचर क्वेश्चन करे। या दलील है कि गैर फ़आल सुनना, यानी कि जब बच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे, चुपचाप सुनेंगे, तो बामानी आमोजिश होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। तो दावा और दलील में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों गलत है? तो दोनों गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ असातिज़ा को नहीं बल्कि असातिज़ा और तलबा दोनों को सवाल पूछने चाहिए। और जब इनएक्टिव रूप से बच्चे सुनेंगे तो आमोजिश बेहतर नहीं होगी। एंगेजमेंट होना चाहिए बच्चों का, सक्रिय रूप से बच्चे सुनने चाहिए, वहां पे एक्टिविटी करने चाहिए। तो इसलिए दावा और दलील दोनों गलत हैं, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जबान के उस्ताद की हैसियत से दर्ज झेल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है? आप लैंग्वेज टीचर के तौर पे बच्चों का करेक्शन करना चाहते हैं, उनकी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, तो बताइए इनमें से आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? बोलते वक्त ही यही होगा, बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह करनी चाहिए। आप गलतियों को तुरंत सही नहीं कर सकते, ठीक है। इस्लाह के काम को पूरी क्लास की सरगर्मी के तौर पे किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती ना दोहराए, यानी कि जैसे ही बच्चे की गलती हो सबको रोक दो, पूरी क्लास को ध्यान केंद्रित करवाओ क्लास का और कहो देखो इस बच्चे ने ऐसे गलती की, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। तो इससे तो बच्चा ह्यूमिलेट हो जाएगा, बच्चे को हीनता की भावना आ जाएगी। तो ये हमें नहीं करना है और हमें इग्नोर भी नहीं करना है बच्चों की गलतियों को। हमें एज ए टीचर गलतियों का तज्जिया करना है, एनालिसिस करना है, पैटर्न को समझना है, गलतियां क्यों हो रही हैं समझना है और दोबारा बच्चों को पढ़ाकर उन हिस्सों की वजाहत कर देनी है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्ज झेल में से कौन है? विच ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ राइटिंग स्किल? दरसी किताब के सबक पर मबनी सवालों के जवाब देना। जो किताब में सवाल है उसका जवाब दे दोगे तो आप राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होगी नहीं, इमला से भी नहीं होगी, खुशखत तहरीर से भी नहीं होगी। जब तक आप खुद के अपने आइडियाज एक्सप्रेस करना नहीं सीखोगे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी, आपका राइटिंग स्किल अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सलाहियत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है? कौन सबसे ज्यादा मुनासिब है पढ़ने की जांच के लिए? तो पढ़ने का मतलब हरूफ की अदायगी नहीं होता है, बल्कि पढ़ने का मतलब होता है मतन के मानी समझना। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि जिस्मानी जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीके का डैश कहलाता है। एक टीचर है, एक गाना गवा रहा है बच्चों से जिसमें सर, कंधा और घुटना लफ्ज आ रहा है। जैसे ही बच्चे गाना गा रहे हैं वो सर, घुटना और कंधे को टच भी कर रहे हैं। तो ये जो मेथड टीचर फॉलो कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे
टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि कुल जिस्मानी रद्द अमल, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ताउनी अमल जो है वो पढ़ने से पहले की सरगर्मी है? मतलब को दूसरे दूसरे अल्फाज में बयान करने के अमल का इस्तेमाल करना, जी नहीं। पेश गोई के अमल का इस्तेमाल करना ये पढ़ने से पहले का अमल है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीरें बनाना एक अहम कदम है। जब बच्चे डिलीजेंट स्टडी के स्टेज पे होते हैं तो वो आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं। आड़ी तिरछी लकीरें जो होती हैं वो बच्चों के लिए मददगार होती हैं। तो ये जो बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं तो ये इन आड़ी तिरछी लकीरों से क्या करने की कोशिश करते हैं? पेंसिल और कलम पकड़ने के पहले दिन से हरूफ और लफ्ज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने अपने लिए निशानात को बामानी कर रहे हैं, या फिर पढ़ने लिखने और आदात के साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं, या फिर बड़ों की नकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि आड़ी तिरछी लकीरें बच्चों के लिए लिखने का काम करती हैं, तो वो उनके लिए उनके जो निशानात है उनको बामानी बनाती हैं। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जबानें बोलते सुनते हैं, दो जबानों से शनासाई, एक से ज्यादा जबानों का जानना क्या होगा? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल समद। एक से ज्यादा जबानों का जानना नुकसानदेह होगा बच्चों के लिए, फायदेमंद होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर एक दूसरे में वो खलल डालेंगे? तो एक से ज्यादा जबानों का जानना हमेशा मददगार होता है, यानी कि बच्चों के लिए मुफीद होगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कवायद की मश्क, बच्चों को कवायद पढ़ाना चाहिए तो कैसे पढ़ाना चाहिए? सियाक के मुताबिक, जिंदगी पर मरकूज कवायद, पूरे तौर पर कवायदी उसूलों पे मरकूज, या फिर याददाश्त पे मरकूज? तो हमें ग्रामर पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी कंटेक्स्ट, संदर्भ अनुसार हमें बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहिए, तो सियाक के मुताबिक। मोहम्मद साजिद, हम जानबूझ के थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मैराथन क्लास है, हम चाहते हैं कम वक्त में ज्यादा सवालात आप लोगों को समझा दें। चलिए, बोलने की महारत को फरोग देने का सबसे अहम पहलू क्या है? आप स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? साफ और दुरुस्त तलफ्फुज इस्तेमाल करेंगे, शीरीं और मुतरन्निम आवाज की तख्लीक करेंगे, सियाक और हालात को ध्यान में रख के बोलेंगे। बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो भी मुंह में आए बोल दो, जैसे आप लोग कमेंट में जो भी मन में आता लिख देते हैं, तो ये आपका कमेंट में लिखना ये वास्तव में राइटिंग स्किल नहीं कहलाएगा। या जो भी मुंह में आया आप बोल दो, वो आपका बोलना नहीं कहलाएगा। बोलने का मतलब है सियाक और हालात को ध्यान में रख के बोलना, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जबान की तदरीस में जो निसाबी किताब है वो क्या है? तो निसाबी किताब एक अहम माखज़ है, एक सोर्स है जिसके जरिए हम बच्चों को जबान सिखाते हैं। ठीक है, जबान की तदरीस के हवाले से कौन सा मफरूजा गलत है? लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? कौन सा नजरिया, कौन सा कंसेप्ट गलत है? पहला है कि आमोजगार असल हालात में इस्तेमाल की कोशिश से जबान सीखते हैं। सही बात है, रियल लाइफ में जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो इससे हम लैंग्वेज सीखते हैं। पहली जबान आमोजिश में अहम रोल अदा करती है, यानी कि जो बच्चों की पहली जबान होती है वो सीखने में मददगार होती है। सही बात है। जबान की तरसील की तवज्जो, जबान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पे होनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन ये कहा जाए कि जबान की तदरीस में बोलने से ज्यादा लिखना अहम है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलने से ज्यादा लिखना अहम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। अभी बहुत लंबी क्लास चलने वाली है, अभी तो बस 40 मिनट हुए हैं। ठीक है, 300 से ज्यादा सवालात हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। झेल पाओगे हमको 3 घंटे? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4, जबान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल जो होती है 4 होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सभी लैंग्वेज स्किल एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, संबंधित होती हैं।
जुड़ी हुई होती हैं। तो आप देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहम मुंसलिक होती हैं। पहला ऑप्शन है कि स्कूल को सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाना चाहिए, गलत बात है। जबान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब, जी नहीं। हमें एक सीरियल वाइज नहीं कर चलना चाहिए, सभी महारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, बाहम मुंसलिक होती हैं और तदरीसी आमूसी अमल में इनका इंजमाम होता है, यह मिली घुली रहती है। इसलिए हमारा तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जबान की पैदावारी महारत। पैदावारी महारत बोले तो क्या? पैदावारी महारत बोले तो हम इसको कहते हैं प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, जिसे हम कहते हैं तख्लीकी महारत, जिसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं। तो बोलना और लिखना आपकी जबान की पैदावारी महारत है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। चौमस्की ने जबान की नशोनुमा में आलमगीर कवायद का नजरिया, यानी कि चॉम्स्की ने जो आपकी यूनिवर्सल है वो समझाया था, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट दिया था। वाइगोस्की इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे हुनरमंद और बातचीत और ताउन करके सीखते हैं, ठीक है। पियाजे ने समाजी तामुल का नजरिया दिया। बताइए तीनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, बताइए। सभी लोग बता रहे हैं सी वाला सही है, बिल्कुल सी वाला सही है, क्योंकि ये जो जिम है ना, तीसरा वाला स्टेटमेंट, वो पियाजे ने समाजी तामुल थोड़ी दिया था, वो तो वाइगोस्की ने दिया था। तो वाइगोस्की ने जब समाजी तामुल दिया था तो जिम वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, अलिफ और बे सही है, अलिफ और बे तीसरे वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। चलो पैसेज भी करा दे, क्योंकि पैसेज भी आता है, ठीक है। चलो पैसेज में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा, समझ जाना, ठीक है। रजिया सुल्ताना खान की पहली मलका थी जो दिल्ली के तख्त पे बैठी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रजिया सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। रजिया सुल्तान दरबार में बेनकाब आती और वो अवाम के मुहाफिज और मददगार थी। रजिया सुल्ताना ने मुल्क के अख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा था। कितने अमीरों में? 40 अमीरों में बांटा। उनसे मुल्की मामलात में वो मशवरा करती थी। उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को उसकी जफाकशी और ईमानदारी के सिले में दिया था। यह बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहका कर बगावत करवा दी। रजिया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का सामना किया। अब रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? अल्तमश की बेटी थी, ठीक है। रजिया अवाम की क्या थी? मुहाफिज और मददगार थी। अगला सवाल है कि वो मुल्की मामलात में किससे मशवरा लेती थी? तो 40 तुर्क अमीरों से। उसके बाद उसने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा किसको दिया था? एक जो हबशी गुलाम था जिसका नाम क्या था? याकूत, यानी याकूत को दिया था। उसके बाद किसने रजिया को तख्त से उतारने की कोशिश की थी? तुर्क अमीरों ने तख्त से उतारने की कोशिश की थी। रजिया ने तख्त नशीनी के बाद क्या किया? मुश्किलों का सामना निहायत बहादुरी से किया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। ईमानदार का मुतजाद होगा बेईमान, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अख्तियार की जमा अख्तियारात होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दावा और दलील यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दावा है कि रोल प्ले को जबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। दलील ये नहीं, ये बच्चों को जबान के बारे में बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो रोल प्ले जबान का हिस्सा होना चाहिए और रोल प्ले से मीनिंगफुल एक्टिविटी में बच्चे शामिल होते हैं। तो दावा और दलील दोनों सही हो जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 7वीं जमात का एक टीचर है, वो क्या कर रहा है? क्लासरूम में बसरी आमोजगार, यानी जो देख के सीख रहे हैं उनके लिए यूट्यूब की वीडियोस, और जो सुन के सीख सकते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग, और जो मोटर स्किल जिनके पास है, यानी कि जो फिजिकली सीख सकते हैं उनके लिए खेल खिलवा रहा है। तो उस्ताद के इस्तेमाल करता ये जो तमाम मल्टीमीडिया हैं, ये किसकी जरूरत को पूरा करते हैं? लिसानी फर्क, यानी कि जो
लिंग्विस्टिक डिफरेंस है उसे, या फिर आमोजसी अंदाज यानी कि लर्निंग अप्रोच को, या फिर आमोजसी खामियां यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को, या फिर मुस्तनद मवाद यानी कि ऑथेंटिक टेस्ट को। तो यहाँ पे ऑथेंटिक टेस्ट यानी कि जो प्रमाणिक विषय वस्तु है उसे, ये सभी चीजें चाहे यूट्यूब की वीडियो हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, या फिर तामुली खेल हो, ये सभी जो है वो क्लासरूम में मुस्तनद मवाद का काम कर रहे हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। बुनियादी तरसीली महारत, बिक्स का मतलब क्या है? बिक्स देखो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बेसिक इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद स्किल। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है यानी कि जैसी जरूरत पड़ रही है वहां पे आप क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो मौजूदा जरूरत की तरसील के लिए आपको जो लैंग्वेज दरकार होती है उसी को हम बिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट हैं। मैं पहले स्टेटमेंट ये आपको दिखाता हूँ फिर ऑप्शन दिखाऊंगा। पहला है क्लास में इस्तेमाल होने वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर मुस्तनद मतन है। वो कोई भी चीज जो क्लास में पढ़ाने के लिए ना बनाई गई हो लेकिन उसको हम क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते, तो वो मुस्तनद मतन होता है। जैसे अखबार पढ़ने के लिए, न्यूज के लिए बनाया गया लेकिन उसको आप क्लासरूम में लेके आ रहे हैं तो ये मुस्तनद बंद हो गया। टाइम टेबल, जो ट्रेन का टाइम टेबल है वो हम लेके आ रहे हैं, या फिर होटल का मेन्यू कार्ड लेके आ रहे हैं, तो ये सब मुस्तनद मतन होंगे, ऑथेंटिक मटेरियल होंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पोस्टर है वो भी मुस्तनद मतन है। और सियाक से मतन का असल हिस्सा भी आपका मुस्तनद मतन होता है। जो मुसन्निफ बयानिया लिखता है वो मुस्तनद मतन नहीं होता है, और जो बच्चे असाइनमेंट का काम करते हैं वो मुस्तनद मतन है। तो इसलिए अलिफ और बे हमारा सही है। अलिफ और बे देखेंगे तो आपको पहले वाले ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है ना। तवक्को की जाती है कि जबान की क्लास में आमोजगार जबान से और जबान पर काम करे, यानी कि एज ए लैंग्वेज टीचर हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि जो जबान की क्लास हो, भाषा की जो कक्षा, उसमें जो लर्नर्स हैं लैंग्वेज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो ये जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो काम होगा वो किस में होगा? जबान के कुल्लियों की आमोजी जब कराएंगे तब होगा, हम दुरुस्तगी के साथ शुद्धता के साथ भाषा का प्रयोग करेंगे तब, या फिर जबान से तामुल करेंगे तब। तो जब जबान से अंतः क्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जबान के इस्तेमाल करने की जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी ना जबान से रिलेटेड ज्यादा काम होगा। तो इसलिए जबानी तामुल हमारा सही जवाब है। शायरी की तदरीस, जब देखिए शायरी की तदरीस जब हम छोटे बच्चों को कराते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या ही समझते हैं, लेकिन हम उन्हें इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो महजूज हों, वो इंटरटेनमेंट उनको मिले, ठीक है, लुत्फ अंदोज होने के लिए हम पढ़ाते हैं, और डायरेक्ट बच्चे टारगेट लैंग्वेज का यूज कर सकें। तो शायरी की तदरीस का मकसद है महजूज होना और तहसीन करना, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तसव्वुर करो आप कहानी में एक बेटा हो और दिन के आखिर में अपने रोजनामचे में एक एहसासात कलमबंद करते हो। तो ये जो सवालात है, ये जो सवाल है वो किस नौइयत का है? यानी कि आपसे एक असम्पशन करवाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि मान लो कि आप एक डॉक्टर हो, आपके पास एक मरीज आया और वो बहुत तेज उसको ठंडी लग रही है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो ये आपका चेक हो रहा है इस सवाल से, आपकी क्या चीज, आपकी क्रिएटिविटी चेक हो रही है, आपकी सृजनात्मकता चेक हो रही है, यानी कि तख्लीकी तहरीर। यहाँ पे अगर इस तरह का सवाल का जवाब आपको लिखना है तो आपको तख्लीकी तहरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आमोजगार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, बहुत सारे लिखने के स्टेप्स होते हैं, तो उस अंदाज़े नजर को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम अमलियाती अंदाज़े नजर कहेंगे, जैसे गौर खौज करना, उसके बाद एडिटिंग करना, ये सब होते हैं, तो उसको अमलियाती अंदाज़े नजर कहा जाता है।
एक उस्ताद अपने क्लास को 4-4 के ग्रुप में बांट कर उन्हें मुख्तलिफ मौजूआत पे काम करने और 3 माह के अंदर काम पूरा करके पूरी क्लास के सामने तहरीरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहता है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? यानी टीचर कह रहा है कि जाओ, ये टॉपिक है आपका, मान लो टॉपिक है आतंकवाद। अब आप इस टॉपिक पे जाओ, 3 महीने में कुछ सर्च करके पता करो कहाँ कहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं, उस पर रिपोर्ट बनाओ। तो ये जो रिपोर्ट बनाई है बच्चे ने, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट का काम कहेंगे। यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही है। ठीक है। अशना परवीन को नींद आ रही है, और किसको किसको नींद आ रही है भाई? जिसको नींद आ रही है वो सो जाए, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जबान या मवाद के क्लासरूम में कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली डैश है। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स है, इसका मतलब क्या है? रिजवान कौसर, ऐसी बात नहीं है। रेशियो लड़कियों का ज्यादा है तो लड़कियों के कमेंट ज्यादा हैं। आप हमें स्टेरियोटाइप कह रहे हैं, आप हम पे सिनफी दकियानोसी का इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि गलत है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स क्या होता है? मवाद या मौजू और जबान की तदरीस आमोजिश के लिए आमोजगार की जबान का इस्तेमाल, या फिर बहुत सी जबानों की आमोजिश जिसमें मादी जबान और जदीद हिंदुस्तानी जबानें, क्लासिकल जबानें और गैर मुल्की जबानें जिसमें शामिल हो वो, या फिर हत्तल इम्कान ज्यादा से ज्यादा जबानों की आमोजिश, या फिर बतौर मीडियम मादी जबान की आमोजिश। तो देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स क्या होता है? आप क्लासरूम में बच्चों की ही जबान का इस्तेमाल करके अगर उनको समझा रहे हैं तो इसे मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स कहते हैं। बहुत ज्यादा जबानों का पढ़ाना ये मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स नहीं होता है, बल्कि आप खुद बच्चों की ही जबान को यूज करके किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स होगा। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12। तालीमी पॉलिसी 2020 कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रांसीस, जर्मनी और पुर्तगीज, रूसी जबान को कैसे पढ़ने की रिकमेंडेशन करता है? तो इसे एक्स्ट्रा लैंग्वेज के तौर पे आप पढ़िए, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, इजाफी जबान के तौर पे। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उस्ताद तलबा से एक ट्रे में रखी हुई रेत पर उंगलियां फेरने के लिए कहता है। ये ट्रे है, इसमें रेत रखी हुई है और टीचर कह रहा है कि इस पे उंगलियां फेर के अल्फाबेट लिखो। ठीक है। तो इससे बच्चों में क्या होगा? इस एक्टिविटी करने का मकसद क्या है? खेल के माहौल को फरोग देना क्लास में, या फिर साफ और गंदे हाथ में फर्क क्या है ये, या फिर अपने बेहतरीन हरकी महारतों को मजबूत बनाना। तो रेत पर उंगलियां फेरना, फूल की पत्तियों को चुनना, लिखना और माला बनाना, ठीक है, ये सब फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। यानी कि अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो बच्चों की फाइन मोटर स्किल, बेहतरीन हरकी महारत, सूक्ष्म गतिक कौशल को मजबूत कर रहा है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस्तिकराई तरीका रूब अमल होता है। ये जो इस्तिकराई तरीका इंडक्टिव मेथड होता है, ये जो आगमन विधि होता है, इसमें क्या किया जाता है बताइए? जी असलम खान, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में टिक लगा के सेंड कर देंगे। ठीक है ना। और कुछ आमतौर से यूट्यूबर टिक नहीं लगाते हैं कि उनके वीडियोस के जो व्यूज हैं वो गिर जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए और वो हमारे लिए बाइसे फख्र होगा। ठीक है ना। चलो, तो इंडक्टिव मेथड में पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसी को रूल बना देते हैं। यानी कि पहले मानूस फिर गैर मानूस की तरफ हम जाते हैं, यानी अननोन नोन टू अननोन हम चलते हैं इंडक्टिव मेथड में। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जबान की क्लासरूम के बारे में दर्ज में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। क्लास में शोरगुल का मतलब तलबा आमोजसी अमल में शामिल हैं। अगर थोड़ा मोड़ा शोर है मतलब बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। या मुनज्जम क्लास वो है, सिस्टमेटिक क्लास वो है जहाँ तलबा आराम से बैठे हैं, निष्क्रिय बैठे हैं बच्चे और टीचर पढ़ा रहा है। या फिर सोचना, जोड़े,
और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल करने के तरीके हैं। यानी कि जब हम ग्रुप बनवाते हैं या फिर तबादला ख्याल करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए बच्चों को कहते हैं, तो ये क्लासरूम में एक्टिविटी होती है, अच्छी एक्टिविटी होती है। या फिर उस्ताद क्लासरूम में रोल प्ले करवाता है, ये भी अहम है। तो हमको पॉजिटिव पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो हम पॉजिटिव अपने आप पा जाएंगे। शोरगुल मतलब कुछ हो रहा है हमारे क्लासरूम में, एक्टिविटी सोचना, ये भी अच्छी चीज है, रोल प्ले भी अच्छी चीज है। लेकिन बहुत आराम से तलबा बैठे हों और टीचर पढ़ा रहा हो, तो ये नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। यानी कि ये बयान ज़बानी क्लासरूम के बारे में सही नहीं है। तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। मुख्तलिफ हालात में जबान के मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर इसरार की। यानी कि जो आपका चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। मुख्तलिफ हालात में जबान के मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए किसकी जरूरत होती है? कवायद के उसूल जानने की नहीं, कवायद के नुकात की डिफिनेशन जानने की नहीं, कवायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो की नहीं, बल्कि सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर इसरार की। आप अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट आप ग्रामर को इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, ये अगर आप में क्वालिटी है तो आप मुख्तलिफ हालात में ज़बान के मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। दावा और दलील है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब कोई गलत नहीं देगा। दावा और दलील है कि मादरी जबान गैर मुल्की जबान सीखने में रुकावट बनती है। दलील यह है कि बच्चे को दो से ज्यादा जबान बच्चों की दो से ज्यादा जबानों से शनाख्त बच्चों के लिए नुकसानदेह है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट दावा और दलील से मुतालिक आपका नजरिया क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दावा तो बिल्कुल गलत है, दलील भी गलत है, क्योंकि मादी जबान मददगार होती है और दो से ज्यादा जबानें जानना नुकसानदेह नहीं होती है। तो दावा और दलील दोनों गलत हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आईने हिंद को सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल के लिए कहता है। आईने हिंद हिंदी को सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। ये तो क्वेश्चन आज ही हम कराए हैं, फिर से करा दे रहे हैं। आईने हिंद हिंदी को सरकारी जबान के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहता है, बात सही है। आर्टिकल 343(2) में अंग्रेजी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि माविन सरकारी जबान का दर्जा दिया गया, ये भी बात सही है। ठीक है, आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में जो 22 जबानें हैं उनमें से एक जबान उर्दू भी है, ये बात भी सही है। हिंदी कौमी जबान है, क्या ये बात सही है? जी नहीं, हिंदी कौमी जबान नहीं है, बल्कि हिंदी सरकारी जबान है। तो अलिफ बे और जीम दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। जब बच्चा किसी जबान को दूसरी जबान या तीसरी जबान के तौर पे, जब बच्चा किसी लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज के तौर पे सीखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जबान का हुसूल याबी या फिर जबान की लर्निंग, यानी कि जबान की आमोजिश। तो इसे हम जबान की आमोजिश कहते हैं, यानी कि भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कसीर लिसानी आ गई, यानी कि मेटा लिंगुअल अवेयरनेस क्या होती है? बताइए। कवायदी उसूलों की वजाहत करना, उसका मुतालिया करना, इसका मुतालिया करना कि आमोज़गार किस तरह तीसरी जबान सीखते हैं और मखसूस लिसानी पैटर्न को अपनाते हैं, या जबान के बारे में सोचने और बात करने की अहलियत। तो जबान के बारे में सोचने और बात करने की जो अहलियत है, इसे ही हम कसीर लिसानी आगही कहते हैं, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कौमी जबान हिंदुस्तान की कोई नहीं है, शेख साकिर, हिंदुस्तान की कौमी जबान कोई नहीं है। ठीक है, हिंदी को कुछ लोग कौमी जबान कह रहे थे, लेकिन आर्टिकल 343(1) में जो हिंदी देवनागरी लिपि में है वो हिंदुस्तान की सरकारी जबान है, ऑफिशियल जबान है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वो मुनज़्ज़म अमल जहां असातिज़ा पहले तलबा की परेशानियों की तशख़ीस करता है और फिर मुनासिब डैश तरीका अपनाता है, यानी कि पहले बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं और फिर पता लगाने के बाद हम कौन सा मेथड अपना के उस कमी को दूर करते हैं। मान लीजिए बच्चों को जोड़ नहीं आ रहा है, तो हम बच्चे का डायग्नोसिस टेस्ट कर रहे हैं और समझते हैं कि बच्चे को जोड़ में दिक्कत क्यों आ रही है। जब बच्चों को
जोर सिखाने के लिए हम अलग से क्लास लेते हैं, कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, यानी कि वो ताउनी तरीका अपनाता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि छठी जमात का उस्ताद तलबा से दरसी किताब के एक बाब को दोबारा पढ़ने और लफ्जी मानी मालूम करने के लिए कहता है, तो वो तलबा में कौन सी महारत को डेवलप कर रहा है। यानी कि कोई एक किताब है जिसमें एक सबक दिया गया है, सबक में उसको दोबारा पढ़ने के लिए टीचर कह रहा है और फिर उसके लफ्जी मानी को याद करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम कहते हैं गायर मुतालिया, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो सही जवाब होगा। दावा और दलील आपके सामने है। चौमस्की के मुताबिक बच्चे पैदाइशी एतबार से जबान सीखने की सलाहियत रखते हैं। दलील ये है कि चौमस्की के मुताबिक बच्चों में आलमगीर कवायद की सलाहियत होती है। तो दावा और दलील दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है, यानी कि आपका जो दूसरा वाला पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबान के सर्वतमंद माहौल के लिए, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए कौन सा बयान सही है आप लोगों को बताना है। यह कि ये स्कूली तालीम के दौरान मुख्तलिफ तहजीबों के सीखने में माविन होता है, या फिर ये फिल बदी यानी कि मौके वारदात पर जबान की नशोनुमा की बुनियाद फराहम करता है, या फिर आमोज़गार की मुतनव्वे जरूरतों को पूरा करता है, या फिर यह जबान के नजरियात पर अबूर हासिल करने में माविन होता है। तो जो जबान से सर्वतमंद माहौल होता है, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, ये फिल बदी जबान की नशोनुमा की बुनियाद फराहम करता है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो 5 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। एक मुअस्सिर उस्ताद के तौर पर 8वीं जमात के तलबा की जबान को फरोग देने के लिए 10 जेल में से आप किस पे सबसे ज्यादा अमल करेंगे। क्लास 8 के स्टूडेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उनकी सतह को जांचने के लिए आप रेगुलर टेस्ट लेंगे, उनका निसाबी किताब से जबान की तदरीस करेंगे, या फिर उन्हें हदफ जबान में बातचीत करने और इज़हार ख्याल का मौका देंगे। तो एज ए टीचर अगर कोई भी स्टूडेंट 8वीं जमात में पढ़ रहा है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को आपको डेवलप करना है, बढ़ाना है, तो हमें टारगेट लैंग्वेज में बातचीत करने के लिए और इज़हार ख्याल करने के लिए उसको मौका देना चाहिए, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तश्कीली अंदाज़े कद्र जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, वो किस चीज में मददगार होता है बताइए। क्लास में मुसाबकती माहौल पैदा करने में, कंपटीशन की भावना, या फिर तदरीस में उस्ताद की महारत के अंदाज़े कद्र में, या फिर बेहतरी लाने के लिए आमोज़गारों को मेयारी फीडबैक फराहम करने में, या फिर हफ्ते में टेस्ट मुनक्किद करने में। तो जो असेसमेंट करते हैं हम फॉर्मेटिव, उसका मकसद होता है बेहतरी लाना, यानी बेहतरी लाने के लिए आमोज़गारों को मेयारी फीडबैक देने में वो मददगार होता है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्लास में बुलंद खानी एक ऐसा तरीका है, बुलंद खानी क्लासरूम में जो होती है उससे क्या होता है। आमोज़गारों को तेजी से पढ़ने के काबिल बनाने का तरीका है, दर्स किताब को मिलकर पढ़ने के काबिल बनाने का तरीका है, दर्स किताब को अपनी बारी का इंतजार करने का तरीका है, या फिर आमोज़गारों को रमूज़ और औकाफ की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का तरीका है। तो जब स्वर वाचन हम करते हैं तो इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होता है, उच्चारण दुरुस्त होता है, यानी कि रमूज़ और औकाफ की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाना क्लास में बुलंद खानी का एक तरीका है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। जो लोग यहाँ डेली क्लास करते हैं ना, उनको कोई भी जरूरत नहीं है फिक्रमंद होने की। ठीक है, डेली क्लास अगर आप लोगों ने की है तो ये सवाल आप लोगों के लिए जैसे कि हलवा है, आपको बस खा जाना है। ठीक है, पहला क्लास मिस रोशनी देख रही हैं, देखिए हमारी मैराथन क्लासेस देख लीजिए, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। एक मुतवक्के कलमकारों में लिखने की अच्छी महारतों को किस तरह फरोग देंगे। देखिए, एज ए टीचर अगर आप चाहते हैं कि आपके जो लर्नर हैं वो एक्सपेक्टेड राइटर बन हो, यानी कि वो आने वाले जमाने में वो राइटर बने, तो आप उनमें कौन सी स्किल को बढ़ाएंगे। मौजू और लफ्जों की तादाद के बारे में उनको आप वाज़ेह हिदायत देंगे,
या फिर आमोजगारों के आप कामों की तारीफ करके मजीद बेहतरी के लिए मखसूस तबसरा करेंगे, या फिर आमोजगारों से खुदखत लिखने के लिए कहेंगे, या फिर आमोजगारों को कवायदी गलतियों पे मुफस्सल फीडबैक देंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा राइटर बने तो आप उसमें फीलिंग्स यानी जो भावनाएं हैं, विचारों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो बढ़ाएंगे, यानी कि उसके कामों की तारीफ करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और मजीद बेहतरी के लिए उस पर मखसूस तबसरा करेंगे, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, 1.5 घंटे हो गए, चलो थके तो नहीं है ना? चलो बताओ, तरसीली जबान की तदरीस में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, संप्रेषण विधि में तलबा को क्लासरूम में बामानी गुफ्तगू में शिरकत का मौका फराहम करने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हम क्यों बच्चों को बामानी गुफ्तगू में शिरकत करने का मौका देते हैं? इससे क्या होता है? क्लासरूम में आजादाना तौर पर मादी जबान के इस्तेमाल का इससे मौका मिलता है, या फिर पढ़ने में अपनी समझ व इदराक को फरोग देने का, तहरीरी इजहार को फरोग देने का, या फिर हदफ जबान में बातचीत की महारतों को फरोग देने का। तो तरसीली जबान की तदरीस में तलबा को हम बातचीत करने के लिए इसलिए देते हैं मौका ताकि वो टारगेट लैंग्वेज ज्यादा यूज कर सके। मादरी जबान इसमें नहीं होती है कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग में, हदफ जबान में ही हम बच्चों को बुलवाते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। थक गए हैं? थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट दे दें। बताइए आप लोग अगर थके हैं। मैं तो नहीं थका हूं, मैं तो अभी भी 2 घंटे ऐसे ही बोल सकता हूं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, बामानी मतन को पढ़ना एक सलाहियत है। क्या है? मानी को समझने के लिए मतन के तमाम लफ्जों को समझना, या फिर तहरीरी इशारों और अलामतों को उनके ममासिल आवाजों में बदलना, रवानी के साथ पढ़ने के लिए हरूफ को समझना और डिकोड करना, या फिर मतन से तामुल के जरिए मानी तामील करना। तो बामानी मतन पढ़ने का मतलब है कि आप मतन को पढ़िए, उससे इंटरेक्ट करिए और उसकी मीनिंग को समझिए। ठीक है, तो मतन का पढ़ना सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं होता है बल्कि मानी समझना भी होता है। तो मानी तामील करना चौथे वाले ऑप्शन में है, जो कि हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, मतन के मुश्किल अल्फाज को हल करने के लिए जबान का उस्ताद पहले उन्हें मादरी जबान में बदलता है, फिर बच्चों से उन्हें याद कराता है। तो वो कौन सा अमल रहा है? तो वो कवायद के इतलाक के तरीके को फॉलो कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आमोजगार लिखने का अमल शुरू करता है तो पहला मरहला कौन सा होता है? गौर खौस का होता है। आमोजगारों के अंदाज़े कद्र के दौरान जबान के उस्ताद को सबसे ज्यादा तवज्जो किस पे देनी चाहिए? एज ए लैंग्वेज टीचर अगर आप अपने कर रहे हैं तो आप आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल पे आप ध्यान देंगे, या फिर यूनिट टेस्ट लेने और उनकी कारकर्दगी को आंकने के लिए उसका रिकॉर्ड रखने पे, या फिर जबान टेस्ट पर तवज्जो देने और उसका अंदाजा कद्र करने पे, या फिर प्रोजेक्ट वर्क करने पे। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज टीचर के तौर पे बच्चों का इवेल्युएशन करते हुए आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात जमा करने के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल पे हम जोर देंगे, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। जबान की आमोजिश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ये आप लोगों को बताना है। दूसरी जबान की आमोजिश के दौरान औले जबान की तरह हमें अल्फाज अदा करने चाहिए, या फिर पहली जबान दूसरी जबान में मुखिल होती है सीखने में, या फिर पहली जबान दूसरी जबान सीखने में मददगार होती है? तो जाहिर सी बात है फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा सेकेंड लैंग्वेज सीखने में हेल्पफुल होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। क्लास 6 के तालिब इल्म को मतन पढ़ते हुए कुछ मुश्किल और नामानूस अल्फाज नजर आते हैं, उसे उन अल्फाज के मानी समझ में नहीं आते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए। एक स्टूडेंट के तौर पे अगर आपको मुश्किल लफ्ज दिखा तो उसके लिए आप डिक्शनरी देखेंगे? जी नहीं। उस्ताद के पास जाएंगे? नहीं। इग्नोर कर देंगे लफ्ज को? नहीं। आप मानी को दिए गए सियाको सबाक में, दिए गए संदर्भ में, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग को गेस करने की कोशिश करेंगे, उसकी मानी को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है।
सर्दी हो गई है हमको। क्लास 8 का उस्ताद बच्चे को बैंक लेके जा रहा है, ठीक है। बैंक ले जाके क्या कर रहा है देखिए, और उन्हें अकाउंट खोलने के तरीके बताता है। उसके बाद वह आधे बच्चों से अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है और बाकी आधे बच्चों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कहता है। तो इनकी क्लास में वो कौन सा तरीका अख्तियार किया जा रहा है? तो इस क्लास में तामीरी नुक्ता नजर को अपनाया जा रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपनाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। पढ़ने की महारत का अंदाजा लगाने के लिए एक जबान के उस्ताद को डैश पे तवज्जो देनी चाहिए। ये डैश जो है वो किस क्या है? पढ़ने की महारत। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, पढ़ने का मतलब सिर्फ हुरूफ की अदायगी नहीं है। पढ़ने का मतलब तरन्नुम के साथ पढ़ना, रमूज़ औकाफ यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना नहीं, और नहीं तलफ्फुज, बल्कि पढ़ने का मतलब है मतन के मानी समझना, समझ के साथ पढ़ना पढ़ने में ज्यादा अहम होता है। तो पढ़ने की महारत का अंदाजा लगाने के लिए एक जबान के उस्ताद को समझ के साथ पढ़ने पे तवज्जो देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपकी क्लास में एक तालिबे इल्म को डिस्ग्राफिया है, मतलब डिस्ग्राफिया क्या होती है? लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है। तो अगर डिस्ग्राफिया है तो आप जबान के उस्ताद के तौर पे क्या करेंगे? आप ऐसे बच्चों को तहरीर की तशखीस के लिए इजाफी वक्त देंगे। आप सिर्फ जबानी इम्तिहान लेंगे, आप उनकी खुद साख्ता इमला कबूल करेंगे और उनकी ग्रामर की गलतियों को इग्नोर कर देंगे, या फिर सीखने वालों को अपनी रफ्तार से सीखने और लिखने की इजाजत दे देंगे। तो अगर आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट लिखने में दिक्कत या परेशानी कर रहा है तो आप एज ए टीचर चूंकि उसे लिखने में दिक्कत है तो उसे खुद की अपनी रफ्तार में लिखने के लिए उसको मौका देंगे, यानी कि सीखने वाले को अपनी रफ्तार में लिखने और सीखने की आप इजाजत देंगे। चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 5 साला दुआ अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अब्दुल जैसा फुटबॉल चाहिए। दुआ को जवाब देते हुए उसकी माँ कहती है कि फुटबॉल सिर्फ बच्चे लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। तो माँ का जवाब क्या सिखा रहा है, क्या वाजे कर रहा है? बताइए। अगर कोई भी ये कहे कि ये पर्टिकुलर गेम बच्चे खेलेंगे, ये बच्चियां खेलेंगी, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, लड़कियों को मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को फुटबॉल नहीं ये सब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, यानी कि सिनफी दक्यानोसी। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।